हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश बाय प्रभास सर में। आज हम पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रोनाउन के बारे में। आज हम उससे आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला लेते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रोनाउन के बारे में, ओके, मतलब सर्वनाम के बारे में। इसके बारे में जब हमने बात की थी, हमने इसके काइंड्स के बारे में आपको बताया था, ओके। और कुछ काइंड्स हमने पढ़ लिए थे, जिसमें हमने सबसे पहला काइंड्स आपको बताया था कि जो पर्सनल नाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। ये बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो पिछली नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड करते हैं। चलिए, तो नए जोश और नए उमंग के साथ शुरुआत करते हैं आज इसी से कुछ आगे की तरफ। कुछ प्रोनाउन के काइंड हमने पढ़ लिए थे और उससे आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रोनाउन के काइंड्स लिमिटेड नहीं है, अलग अलग किताबों में अलग अलग काइंड्स उसके दिए हुए हैं। कहीं पर 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 11 हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लुसेंट की किताब के अकॉर्डिंग, लुसेंट की जो सबसे प्रसिद्ध बुक है उसके हिसाब से जो टोटल काइंड्स ऑफ हैं वो लगभग 11 के समथिंग हम उसमें पढ़ेंगे और सबके उपयोग के साथ, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए बोर्ड के लिए 10th बोर्ड क्लास के लिए स्पेशली, उसके साथ में बेसिक में जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश का जिसको हेजिटेशन होता है, ठीक है, एसएससी, सीजीएल, एसएससी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जहाँ पे इंग्लिश का उपयोग होता है, इंग्लिश आती है, उसके बेसिक के लिए ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके बिल्कुल ही मत कीजिएगा, वरना कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, ओके। चलिए, वीडियो पर बने रहिए। अगर चैनल आपको पसंद आता है, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, खुद पढ़िएगा और दोस्तों को भी पढ़ाइएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 5 काइंड जो है प्रोनाउन के पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं 6 काइंड जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इसमें कुछ इस तरीके के बाद वर्ड जो है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ये देखो योर सेल्फ और योर सेल्फ, ये VES हमने नाउन नंबर जिसमें पढ़ाया था उसमें बताया था कि F जब होता है तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो ये प्लूरल में उपयोग किया गया है। बात समझ में आई आपको? तो अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर के फटाफट वो वीडियो देख लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि ऐसा प्रोनाउन होता है, इसको हम हिंदी में देखिए थोड़ा सा बात करते हैं, निजवाचक प्रोनाउन कहते हैं। निजवाचक, ठीक है, प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक का मतलब यहाँ पे ये है ऐसे प्रोनाउन शब्द जो खुद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं या खुद के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर बात खुद की जा रही है तो खुद के लिए बताया जाएगा। अगर आप तुम और तुम्हारा यानी यू एंड योर, तो इस तरीके से करोगे तो उसका और उसके खुद का, तो इस तरीके से अगर बात करोगे तो वो बात उसके हिसाब से वाक्य में प्रयोग की जाएगी। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया कि निजवाचक प्रोनाउन क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट मीन्स निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहलाता है ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग तो होता ही है, लेकिन ऐसे कौन से शब्द पे होता है जहां पर खुद की बात की जाती है, निजता को दर्शाने के लिए शो किया जाता है। यानी कि हम ये बता दें कि वाक्य में निजता को दर्शाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग होता है। बात समझ में आ गई? वाक्य में निजता को दर्शाने के लिए यानी अपनेपन को, अपनेपन से मतलब जिसका काम है उसका स्वयं का, उसके खुद के लिए, ठीक है, ऐसे शब्दों का उपयोग करने के लिए वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल हम इसके साथ में एक्सरसाइज के साथ में मतलब सेंटेंस में प्रयोग करके भी देखेंगे, ठीक है। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है या टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पे देखिए माई सेल्फ,
मतलब मेरा खुद का, आवर सेल्फ हमारा सबका, योर सेल्फ मतलब तुम्हारा खुद का, योर सेल्फ्स ये उसके प्लूरल के लिए है, हिम सेल्फ उसका खुद का, हर सेल्फ फीमेल के लिए है, देम सेल्फ उनका खुद का, वन सेल्फ। इस तरीके से ये जो शब्द हैं ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के शब्द हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो देखने में आती है, सबसे इंपॉर्टेंस वो ही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। जो एग्जाम्पल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में उपयोग किए जाते हैं वही एग्जाम्पल्स एम्फेटिक प्रोनाउन में भी उपयोग किए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, 2-4 शब्द हैं, उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। उनकी सहायता से आप कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा दोबारा से ऐसा आइडेंटिफिकेशन ऐसे पहचानने में। ठीक है, अगर आप 10th क्लास के हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 10th क्लास और 9th क्लास के बोर्ड और होम बोर्ड एग्जाम जो है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और वो बोर्ड में भी अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। डियर स्टूडेंट्स, इसको जैसे हमने बताया कि निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसको बोलते हैं दृढ़वाचक। ठीक है, दृढ़वाचक या दृढ़तावाचक, या हम क्या कह सकते हैं, दृढ़तावाचक। ओके, तो दृढ़वाचक या दृढ़तावाचक सर्वनाम जो है उसमें क्या है, देखिए, निजवाचक सर्वनाम सब्जेक्ट पर इंपैक्ट करता है, सब्जेक्ट के हिसाब से काम करता है। अभी एग्जाम्पल्स में हम आपको बताएंगे। देखिए, निजवाचक जो सर्वनाम है वो वाक्य में शब्द का जो उपयोग किया जाएगा वो एज अ ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, कि वाक्य में जो है एक कर्म के रूप में उपयोग होगा। ठीक है, लेकिन उसका इंपैक्ट सब्जेक्ट पर ही रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन एम्फेटिक जो है, दृढ़तावाचक जो है, वो क्या करता है, जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कर्ता या सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, कर्ता या सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए ठीक है, सब्जेक्ट पर कर्ता पर जोर देने के लिए वहां पे एम्फेटिक यानी एम्फसाइजिंग प्रोनाउन यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसका मतलब है दृढ़ यानी कठोर। ठीक है, ये जो है जैसे माई सेल्फ, तो मैं इसको एग्जाम्पल से अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूं तो मैं ऐसे बता सकता हूं, आई और फिर माई सेल्फ। ठीक है, यानी कर्ता के तुरंत बाद, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि कर्ता के तुरंत बाद, ठीक है, डू माई वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर इसी वाक्य को इस तरीके से आप बताएंगे तो ऐसे कह सकते हो, ही डज गो हिमसेल्फ टू मुंबई। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए, यहां जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वो नहीं आया है, तो यहां पे ये जो हिमसेल्फ हम कह सकते हैं कि ये हिमसेल्फ यहां पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये बेसिक के लिए है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझने के लिए। एडवांस लेवल के लिए थोड़ी सी जो संभावनाएं हैं वो बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पे आई यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको ये माई सेल्फ लगा हुआ मिल गया और ये क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉफिट ये है कि इसमें दोनों के एग्जाम्पल्स सेम होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वाक्य में प्रयोग दोनों का अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाव प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसलिए आप उसको वाक्य को पहले समझिएगा, उसके बाद में आइडेंटिफाई कीजिएगा कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। बात क्लियर हुई? देखिए, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ। इसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ दोनों के एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, एंड व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। बात क्लियर हुई? वंस मोर आई विल रिवाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
जो खुद के लिए बात करे, ठीक है, और कर्ता के तुरंत बाद नहीं आता, ये एज अ ऑब्जेक्ट मैक्सिमम उपयोग किया जाता है वाक्य में। इसके साथ में आप सेंटेंस के उपयोग से, उसके प्रभाव से, उसके भाव से उसको समझ सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको नेक्स्ट में, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, और एम्फेटिक एम्फेसाइज प्रोनाउन में क्या है, वो जस्ट कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपका एम्फेटिक प्रोनाउन आ जाता है। जो वर्ड है ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, ये जस्ट कर्ता के बाद में आ जाता है। और इसका जो काम है वो क्या होता है, कर्ता पर जोर देना, ठीक है। ये किस लिए उपयोग किया जाता है, कर्ता पर जोर देने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे आई फेड माई सेल्फ द ग्रेप्स, आई फेड माई सेल्फ द ग्रेप्स, ठीक है। और यहां पे नीचे से अगर हम पढ़ें, दे देमसेल्फ सॉ इट, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। दे देमसेल्फ सॉ इट, तो यहां पे देखिए ये सब्जेक्ट है, इसके बाद में ये प्रोनाउन आ गया। ओके, यहां पे ये सब्जेक्ट है और इसके बाद में ये प्रोनाउन वर्ड है। तो बात क्लियर हो रही। इस तरीके से ये सब्जेक्ट और ये प्रोनाउन, ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये प्रोनाउन वर्ड है। तो आप देखिए, सब्जेक्ट और प्रोनाउन वर्ड के बीच में एक शब्द आ गया आपका फैट, ठीक है, फीड की सेकंड फॉर्म है फैट। तो बात आप कुछ क्लियर कर पा रहे हैं। यहां पे हमने आपको क्या बताया, ये कौन सा है, ये है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। ये वाला अगर बात करें देमसेल्फ जो है, ये क्या है, एम्फेटिक, ठीक है, ठीक है। और ये है आपका रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर हुई। जैसे देखिए, यू एक्सीडेंटली कट योर सेल्फ, फिर से वही बातचीत। और यहां पे देखिए, शी हर सेल्फ इन्फॉर्म मी, ठीक है, उसने मुझे खुद जानकारी दी। तो इस तरीके से बात हुई। तो यहां पे ये हो गया एम्फेटिक और ये हो गया रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर हो रही। अब आपको समझ, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे वी ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर द एक्सीडेंट, ठीक है, और यहां पे देखिए दे बॉट देमसेल्फ न्यू शूज। तो यहां पे ये दोनों ही क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बात क्लियर हुई। तो वी ब्लेम योरसेल्फ में ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। ये जोहन हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, सेम देखिए, इसमें बीच में वर्ब आई है, उसके साथ में ये आया है। तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव ओके, अब आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रोनाउन पर। तो अब हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन इट मीन्स, देखिए, इन प्लस डेफिनिट, ठीक है, यानी कि अनिश्चित। अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं, अनिश्चित। अनिश्चित क्या होता है, जो निश्चित ना हो। ओके, तो ऐसा सर्वनाम शब्द जो निश्चित ना हो, मतलब जो निश्चित मात्रा को ना दर्शाता हो, वो आपका क्या कहलाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। यहां पर आप जो भी शब्द देखोगे वो निश्चित नहीं होंगे, वो कुछ उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो मात्रा है वो निश्चित नहीं होगी, ठीक है, वो अनिश्चितता को दर्शाएगी। और यहां पर जो अनिश्चितता को सर्वनाम दर्शाएंगे वो सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। बात समझ में आई। देखिए, जैसे एवरीबॉडी, सभी। अब सभी जो है एवरीबॉडी, इसमें कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं दी गई है, मात्रा आपको फिक्स नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी सभी का कुछ तो नाम होगा। नाम संज्ञा होता है, संज्ञा की जगह पे आने वाला शब्द सर्वनाम होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो उन सभी को यहाँ पे एवरीबॉडी से प्रोनाउंस किया गया। तो एवरीबॉडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मोस्टली इतने ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं, और भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो आपको बात क्लियर हुई। इंडेफिनिट प्रोनाउन
ऐसे प्रोनाउन शब्द होते हैं जो अनिश्चितता को दर्शाते हैं, यानी कि अनिश्चितता को दर्शाने के लिए संज्ञा की जगह पे जो शब्द उपयोग किए जाते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। देखिए दूसरा जैसे अगला है 9 जो है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिलेटिव का मतलब क्या है, संबंध। ठीक है, रिलेटिव का क्या मतलब है, संबंध। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में वाक्य का या उपवाक्य का दूसरे शब्दों के साथ में संबंध बताता है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, वाक्यों या उपवाक्यों के मध्य संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला संज्ञा शब्द प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम शब्द वो आपका क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ये आपका वाक्यों का उपवाक्यों के बीच में उसमें संबंध शो करता है, उसमें रिलेशन दर्शाता है। एग्जाम्पल्स की तरह से हम इसको समझेंगे। देखिए जैसे द मैन हु वेंट टू द स्टोर ड्राइव्स अ पिकअप, तो यहाँ पे बात की गई द मैन और यहाँ पे हु जो उपयोग किया गया है WHO हु, ठीक है, वेंट टू द स्टोर, तो ये आगे वाला जो वाक्य है और पीछे जो ये शब्द दिया गया है इन दोनों में इस शब्द से रिलेशन डिनोट किया गया है, यहाँ पे संबंध दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे जो हु है वो क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट में देखिए द हाउस वाज बिल्ट, मतलब जो हाउस है, ठीक है, बाय अ मैन होम मैनी कंसिडर टू बी अ ग्रेट आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में हाउस की बात की गई, दूसरे सेंटेंस में एक आर्किटेक्ट की बात की गई और इन दोनों उपवाक्यों को, इन दोनों फ्रेज को ऐड कर दिया गया किसके द्वारा, होम के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस उपवाक्य, इस फ्रेज का, इस सेंटेंस पहले वाले उप सेंटेंस से, उपवाक्य से या फ्रेज से रिलेशन डिनोट करता है, संबंध दिखाता है, इसलिए यहाँ पे ये WHOM जो होम है ये क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट में देखिए द प्लांट दैट इज ऑन द टेबल हैज डाइड, तो यहाँ पे देखिए दैट जो शब्द है, ये दैट शब्द दिखाया गया है, ये दैट शब्द यहाँ पे क्या बता रहा है, ये दैट शब्द यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए माय फ्रेंड हु लॉस्ट द बैट, तो यहाँ पे जो WHO हु है, ये देखिए माय फ्रेंड अलग आपका उपवाक्य है, लॉस्ट द बैट अलग आपका फ्रेज है, लेकिन इन दोनों को अटैच किया, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों के बीच में संबंध बताया, वो किसने, WHO हु ने। तो यहाँ पे जो WHO हु जो ये वर्ड है ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। एज सेम टू सेम द मैन हु इज वियरिंग अ सूट इज अ बिजनेसमैन, तो यहाँ पे ये जो हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो डिनोट कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जो क्या है, एक बिजनेसमैन है और उसने एक सूट पहना हुआ है। ओके, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स है सेंटेंस में उनका उपयोग हमने आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पे द साइक्लिस्ट हु वॉन द रेस ट्रेंड हार्ड, तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये देखिए ये हु जो है WHO हु, ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है साइक्लिस्ट और वॉन द रेस के बीच में, ये इसको दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। बेसिकली हु का मतलब जैसे कौन होता है, लेकिन यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे उसका मतलब जो है, ठीक है, तो उसका जस्ट अपोजिट। दूसरे में ये यहाँ पे हु जो है वो इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, ये यहाँ पर एक सादा शब्द है, सिंपल जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मीनिंग शो कर रहा है इसमें। बात क्लियर हो गई। ठीक है, द पेंट्स दैट, यहाँ पे देखिए दैट जो है ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, फ्रेज को ऐड कर रहा है। ये आधा वाक्य इस तरफ जैसे द पेंट्स,
और बॉट, तो इन ये पेंट का जो संबंध है वो बता रहा है बॉट यस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेड, तो इस पेंट का संबंध अगले वाक्य से बता रहा है, इसलिए ये दैट क्या हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट में आप बताओगे द 4 टीम लीडर्स हुएवर द कमेटी सेलेक्ट विल बी एट टुमारो मीटिंग। तो ये रिमेनिंग जो सेंटेंसेज हैं इनको आप प्रैक्टिस करके देखिए और इनका आंसर आप कमेंट में कीजिए, ठीक है। अगर आपका आंसर सही होगा तो उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन। ये 10th जो 10वें प्रकार का प्रोनाउन है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि ऐसा शब्द जो प्रश्नवाचक है और किसी संज्ञा की जगह उपयोग होता है वो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक कंडीशन के हिसाब से आप इसे समझ सकते हो, वाक्य में ये सर्वनाम है या नहीं है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जब भी आप क्वेरी करोगे, क्वेश्चन अराइज करोगे, कोई सवाल पूछोगे, तो आप उसका आंसर देख लेना। जब आप इमेजिन करके उसको मान लोगे, जैसे मान लेते हैं कि हु इज देयर, इट मीन्स वहां कौन है, ठीक है, वहां कौन है। तो ये कौन जो है हु वर्ड उपयोग किया गया। अब ये हु प्रोनाउन है या नहीं, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कौन की सिचुएशन में इमेजिन कीजिए क्या क्या हो सकता है। देखिए कोई एनिमल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। अब पर्सन में मेल या फीमेल हो सकता है, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इट मे बी वर्ड्स हो सकता है। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, एनिमल, पर्सन, वर्ड्स, दिस ऑल थिंग्स आर नाउन and the word which are used at the place of noun is called pronoun। तो वही बात आपके सामने आ गई जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब वो शब्द कौन से हैं उनके अकॉर्डिंग उनका पार्टीशन किया गया है, ठीक है। अगर वो शब्द वाक्य में संबंध बताने के लिए दिखाए जा रहे हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अगर वो वाक्य में अनिश्चितता दर्शाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही। इसी तरीके से अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द है और वो वाक्य में प्रयोग हुआ है, उसके आंसर में, उसके उत्तर देने में आपकी जगह वहां पर उस शब्द की जगह अगर कोई नाउन वर्ड आ रहा है तो वो शब्द उस वाक्य में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो है यानी विस्मयादिबोधक जो सर्वनाम है, ये एक रेयर प्रोनाउन है। रेयर का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका उपयोग जो है या ये बहुत कम ही देखने में आता है और लगभग 80 to 90% इसका एक ही एग्जाम्पल है। जितना मैंने कोशिश की, मैंने उसको खोजा तो उसमें एक ही एग्जाम्पल हमें आपने अब तक मिला और वो है व्हाट। एक्चुअली व्हाट यहाँ पे जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी है। डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस है उसमें वो क्या डिनोट कर रहा है, किस तरीके से भाव प्रदर्शित कर रहा है, कैसी इमोशन, कैसी फीलिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर ये वर्ड वंडर को शो करता है, ठीक है, या सरप्राइज को शो करता है, तो इस सिचुएशन में ये जो व्हाट है ये आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर ये एज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस उपयोग हुआ है और एक इंटरोगेटिव वर्ड के फॉर्म में उपयोग हुआ है सेंटेंस में और वहाँ पे इसका आंसर करने पे हमें कोई नाउन मिलता है, तो उस कैटेगरी में उस जगह पे यही वर्ड क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो सेंटेंस के फॉर्म में है। देखिए, whom did you telephone, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होम जो शब्द है ये इंटरोगेटिव है, ठीक है।
इसका मतलब किसको है, और इसका अगर आंसर आप करोगे तो कोई पर्सन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बात टेलीफोन की जा रही है। ऑब्वियसली टेलीफोन अंडरस्टैंडेबल है कि किसी मेल या फीमेल यानी कि पर्सन को ही डिनोट, ह्यूमन बीइंग को ही डिनोट करेगा, और ह्यूमन बीइंग क्या है, एक नाउन है। ओके, तो होम यहाँ पे क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये होम भी आपका क्या है, होम डिड यू फाइट एट स्कूल। ठीक है, तो इस यहाँ में इस सेंटेंस में इसका मतलब किससे है। ठीक है, और ये होम इसमें क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन वर्ड है। ठीक है, हु इज टेलीफोनिंग, तो ये जो वर्ड है इसमें हु जो है, ये हु क्या है, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच ऑफ दीज बुक्स आर योर्स, ठीक है, तो इन किताबों में से आपकी कौन सी हैं, तो इस तरीके से विच इसका मतलब कौन सा या सी होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ऐसे विच रोड विल यू टेक, तो इसमें ये विच मतलब कौन सी रोड या कौन सी सड़क, ठीक है, तुम लोगे, तो इस तरीके से ये भी यहाँ पे क्या है, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में बस रेयर एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर कोई वर्ड आपको सरप्राइज या वंडर डिनोट करता है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। और अगर वही वर्ड इंटरोगेटिव है और वाक्य में एज अ इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म किया है, ठीक है, और उसका आंसर करने पे वहाँ पे कोई वर्ड नाउन आ रहा है, तो वो वर्ड आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आई होप कि आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इसके साथ में जो भी काइंड्स, टोटल जितने 11 काइंड्स के हमने प्रोनाउन पढ़े और उसको समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप उसकी क्वेरी करने के लिए, उसको पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप कमेंट में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।